दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और आज हम लोग अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। तो हम लोग इस चैप्टर में बड़े ही आराम से समझेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझें, इससे पहले मुझे लगता है कि कॉस्ट को जान लेना ज़रूरी है। अरे कॉस्ट की जब बात करेंगे भैया, तो हर एक वस्तु जिसका हम उपभोग करते हैं उसकी लागत हमें चुकानी पड़ती है, फिर वो चाहे जो कुछ भी हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी लागत चुकाए बिना आप उसका उपभोग कर सको। अगर किसी वस्तु को आपने बिना लागत चुकाए यूज़ किया हो तो ज़रा मुझे भी बताइए वो कौन सी चीज़ें हैं। जो प्रकृति ने आपको दिया है उनको छोड़ दीजिए, आखिर उनका भी इनडायरेक्टली हमें मूल्य चुकाना ही पड़ता है। नहीं चुकाएंगे तो वो भी हम उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन भौतिक रूप से जितनी भी वस्तुओं का हम यूज़ करते हैं उनमें से कोई एक भी आप मुझे ऐसी बताओ जिसका मूल्य चुकाए बिना आप उसका यूज़ कर सको। कोई है क्या? नहीं ना। अगर पढ़ाई करते हो तो कॉपी, कलम, पेन और बस्ता ये सब खरीदने के लिए आप उसकी लागत चुकाते हो, देन आपको वो मिलता है। किताबों की लागत चुकाते हो, देन वो पढ़ने को आपको मिलती हैं। अगर आप कहोगे कि नहीं नहीं सर जी, हम तो गूगल पे पढ़ लेते हैं, हम तो यूट्यूब पे पढ़ लेते हैं, तो भैया डाटा की कीमत चुकाते हो तब ये पढ़ पाते हो। अगर आप पैंट, शर्ट, कोट पहनते हो तो उसकी लागत चुकाते हो, देन पहनने को पाते हो। अगर आप फास्ट फूड के शौकीन हैं तो जब उसकी लागत चुकाते हैं देन आप उसको खाते हैं। यदि आप कोई भी सब्जी लेने मार्केट जाते हैं तो उसकी लागत चुकाते हैं, देन उसको यूज़ कर पाते हैं। अरे कोई ऐसी चीज़ बताओ। मोटरसाइकिल खरीदते हो, रोड पे लेकर के चलते हो तो रोड टैक्स चुकाते हो, तब उसको लेकर के रोड पे आ पाते हो। गाड़ी हाथ में तुम्हारे बाद में आएगी, एजेंसी में रोड टैक्स पहले पड़ जाएगा, तब उसको लेकर के रोड पे आ पाओगे। तो भैया ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम यूज़ तो करें लेकिन उसका लागत ना चुकाएं? हर एक वस्तु की एक निश्चित लागत है जो हमें चुकाने के बाद ही उसका उपभोग करने का अधिकार मिलता है। तो इसी तरीके से जब भी कोई कंपनी अपने इन्वेस्टर्स से पूंजी प्राप्त करती है तो अपने इन्वेस्टर्स को जो वापस करती है उसे क्या कहते हैं? पूंजी की लागत कहते हैं। और क्या कहेंगे? हमने कैपिटल अरेंज किया है, जिन लोगों ने हमको वो कैपिटल प्रोवाइड कराई है उनको जब हम बदले में पारितोषिक देंगे वो उनकी कैपिटल की लागत होगी हमारे लिए, तो हम उसको क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहेंगे। और क्या कहेंगे? यही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए यहां पर एमजे गॉर्डन की एक डेफिनेशन नोट कर रखी है मैंने, इसको देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अर्थात पूंजी की लागत। क्या है पूंजी की लागत? इज द रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या है? प्रत्याय की एक ऐसी दर है। पूंजी की लागत प्रत्याय की एक ऐसी दर है विच अ कंपनी मस्ट अर्न, जिसे एक कंपनी को अनिवार्य रूप से कमाना होगा। क्यों कमाना होगा? अनिवार्य, अर्न एज एन इन्वेस्टमेंट, विनियोग पर अनिवार्य रूप से प्रत्याय की इस दर को कंपनी को कमाना ही होगा। क्यों कमाना होगा? टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ, यहां क्या करना है? टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए। किस चीज को बनाए रखने के लिए? वैल्यू को बनाए रखने के लिए, अपनी मूल्यों को बनाए रखने के लिए, अपनी छवि को बनाए रखने के लिए, अपनी साख को बनाए रखने के लिए। ऑफ द कंपनी, कंपनी द्वारा अपनी साख को बनाए रखने के लिए अपने विनियोग पर कमाई जाने वाली उस प्रत्याय की दर को पूंजी की लागत कहते हैं, जो कंपनी को अनिवार्य रूप से कमाना ही होगा। क्यों कमाना होगा? अपने इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करने के लिए कमाना होगा। अरे इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, कब ठहरेंगे तुम्हारे पास? कौन है इन्वेस्टर कंपनी के? तो कंपनी के इन्वेस्टर कौन कौन है भाई? कंपनी के इन्वेस्टर नंबर 1 पर आए तो उनको हम कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स। नंबर 2 पर आए तो हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नंबर 3 पर आए तो उसको हम कहते हैं डेट कैपिटल। डेट कैपिटल, और इसको हम लोग होल्डर यहां पर हटा दें। इक्विटी शेयर कैपिटल
और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यूज करें तो बेहतर होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर तो उसको प्राप्त करने वाले हो जाएंगे और उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये करना होगा। कंपनी के पास ये 3 स्रोत होते हैं। एक और स्रोत भी हम लोग कह सकते हैं जिसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ये 4 स्रोत होते हैं किसी कंपनी के पास में। तो 4 स्रोत ये हैं, इनसे कंपनी अपने फंड को एकत्रित करती है। फंड अपना कंपनी कहां से एकत्रित करती है? इन 4 स्रोत से एकत्रित करती है। तो ये लोग कंपनी में जब पैसा लगाते हैं तो साथ, ये कोई रोड छाप लोग नहीं, मैं कई बार बोल चुका हूं अपने वीडियोस में, ये लोग कौन हैं? इन्वेस्टर्स हैं। कंपनी को फंड प्रोवाइड कराया है इन्होंने, फंड प्रोवाइडर हैं। तो जिन लोगों ने कंपनी को फंड प्रोवाइड कराया है, क्या कंपनी से वो नहीं चाहेंगे कि बदले में हमको क्या मिले भाई? ये लोग भी तो कंपनी से कुछ इच्छा रखते हैं। जो कंपनी से ये इच्छा रखते हैं उसको कहा जाता है इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड्स। ये कंपनी से क्या चाहते हैं? या तो इंटरेस्ट चाहते हैं और या तो डिविडेंड्स चाहते हैं। इंटरेस्ट और डिविडेंड्स चाहते हैं। अगर हम प्रेफरेंस शेयर की बात करेंगे तो वो लोग डिविडेंड्स चाहते हैं। इक्विटी शेयर की बात करेंगे तो वो डिविडेंड्स चाहते हैं। और डेट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट चाहते हैं। यहां पे ध्यान दो ना, जब कभी भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा होता है तो प्रेफरेंस से पहले एक परसेंटेज लगा होता है, 6, 8, 10, 12, 14, 15 कुछ भी, लेकिन एक परसेंटेज लगा होता है। और डेट से भी पहले एक परसेंटेज लगा होता है। तो डेट से जो परसेंटेज पहले लगा होता है उसका मतलब होता है कि डेट होल्डर ये निश्चित रेट से इंटरेस्ट पाने की इच्छा रखते हैं और कंपनी ने उनको वायदा किया है कि इस निश्चित रेट से हम आपको इंटरेस्ट चुकाएंगे। वहीं पर प्रेफरेंस के सामने जो रेट लिखी होती है, कंपनी ने उनको वायदा किया है कि हम इस निश्चित रेट से आपको डिविडेंड्स प्रोवाइड कराएंगे आपके इन्वेस्टमेंट पर। और अगर हम वो नहीं करा पाए तो हमारी छवि खराब होगी। तब यहां पर डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? मेंटेन द वैल्यू ऑफ द कंपनी। कंपनी के वैल्यूज को, कंपनी के मूल्यों को, कंपनी की साख को मेंटेन करने के लिए हमको ये कमाना ही होगा। अगर हमने ये नहीं कमाया तो हम इनको सेटिस्फाई कैसे करेंगे? बताओ तो हमें, कैसे सेटिस्फाई इनको करेंगे? इस वजह से हमको ये कमाना ही होगा। अरे इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन दी गई जहां पर इंटरेस्ट की, तो क्या कहा गया है? ध्यान से सुनिएगा। ब्याज मुद्रा की तरलता के दर्द को बर्दाश्त करने का प्रतिफल होता है। मुद्रा की तरलता के दर्द को बर्दाश्त करने का प्रतिफल होता है ब्याज। अरे समझो तो बताते हैं, मुद्रा की तरलता के दर्द को बर्दाश्त करने का प्रतिफल। अरे भाई, मुद्रा में वो लिक्विडिटी है, उसको जहां चाहते वहां खर्च कर देते। पैसा जेब में रखा था, दुकान पे रसगुल्ले गरम गरम रखे हुए थे, खाने का भी मन था, लेकिन अपने पैसे को उन रसगुल्लों पर खर्च न करके अपने स्वाद को आदमी ने मारा है। तब उस पैसे को बचा करके कंपनी में इन्वेस्ट किया है इंटरेस्ट या डिविडेंड्स पाने की इच्छा में, और वो भी ना पाए तो क्या रुकेगा इनके साथ? नहीं ना भाई। तो अगर उनको रोकना है अपने यहां, तो आपको इतना पैसा जरूर कमाना होगा कि उनको आप सेटिस्फाई कर पाओ। और कितना कमाना होगा, यह है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमको पता तो होना चाहिए। जब भी आप शर्ट पैंट कोट खरीदने जाते हो तो बजट बना के जाते हो ना। कपड़े खरीदने से पहले बजट बनाते हो, इतने रुपए में खरीदना है। सब्जी खरीदने से पहले बजट बनाते हो, टहलने से पहले बजट बनाते हो, हर चीज का बजट बनाते हो ना। तो फिर आपने जो पूंजी प्राप्त करी है, आपका मतलब है कंपनी ने जो पूंजी प्राप्त करी है, उस पर वो बजट बना के चलती कि मुझे कितना कमाना होगा कि मैं इन लोगों को सेटिस्फाई कर पाऊं। और इसी बजट को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, पूंजी की लागत कहते हैं। जब हम ये जानेंगे कि हमें कम से कम, यहां पर क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ रिटर्न, वो प्रत्याय की दर जो हमें कमाना ही कमाना है ताकि हम इन लोगों को सेटिस्फाई कर पाएं। अब इनको सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी क्या करती है? सबसे पहले ये एक अनुमान लगाती है कि इन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए हमको कितना कमाना होगा। उसी के आधार पर इनसे प्राप्त किए गए पैसे को वो बाजार खोज कर वहां इन्वेस्ट करती है, ताकि हम इतना जरूर कमाएं कि इनको भी संतुष्ट करें और अपना भी काम करते रहें। अपना काम करने का मतलब है, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो मैं कंपनी लॉ में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अपना काम करने का मतलब है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी हम सेटिस्फाई करते रहें।
बस यही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर इतना तुमने समझ लिया है तो कहीं समस्या ही नहीं आएगी। इसके बाद में बड़े आराम से हम लोग इस चैप्टर को बड़े आराम से समझ लेंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्हीं चार की तो कॉस्ट होती है। इक्विटी शेयर की कॉस्ट होती है, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट होती है, डेट की कॉस्ट होती है और रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट होती है। कंपनी इन सब की कॉस्ट को अलग अलग एग्जामिन करती है और उसी के आधार पर पैसे को विनियोग करती है, ताकि हम इतना रिटर्न जरूर लेकर आएँ कि इन लोगों को संतुष्ट करते जाएं, ताकि हम इतना रिटर्न जरूर लेकर आएँ कि इन लोगों को संतुष्ट करते जाएं और अपना काम दिन दूने रात चौगुने बढ़ाते चले जाएं। बस यही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कंपनी ने जितना भी फंड मार्केट से इन्वेस्टर से प्राप्त किया है, उन इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी को कम से कम कितना पैसा कमाना होगा कि उनको सेटिस्फाई किया जा सके। इसी बात का निर्धारण करने के लिए कंपनी जो अकाउंटिंग करती है, कंपनी जो पूर्व निर्धारण करती है, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उम्मीद है इस चीज़ को आपने बड़े आराम से समझ लिया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो ना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा करो। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाओ। मैं जानना चाहता हूं आपको ये कैसा लगता है। वीडियो को देखने के लिए और अपना स्नेह देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।